हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान और अध्ययन जो हमारा समक्ष आया है जानवरों में प्रजनन। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके समक्ष जो यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने लाया है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन। ही काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं आजकल के समय में देखा जाए तो एग्जामिनर एमसीक्यू को काफ़ी महत्व देता है। इसलिए यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके समक्ष जो है हर एक चैप्टर का एमसीक्यू लाया है और यहाँ पर उसको एनालाइज किया है, समझाया है और आपके समक्ष इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत किया है। तो आपको हर एक बात को ध्यान से समझना है, सोचना है और विचार करना है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 8वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत साइंस का। और हमारे समक्ष जो चैप्टर आया है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। देखा जाए तो इस चैप्टर में जो है हम मेल फीमेल्स और सारे जीव जंतु के जनन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखा जाए तो है कक्षा 8वीं की जो है क्वेश्चन एमसीक्यू, लेकिन ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो ये जो एमसीक्यू है हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जानवरों की सूची में मुर्गी जो है बेजोड़ा है। बेजोड़ा का मतलब होता है दोस्तों ऑड है। आखिर मुर्गी ऑड क्यों है? और देखते हैं क्या यहाँ पर हमें सूची दी गई है। सूची दी गई है इंसान, गाय, कुत्ता, मुर्गी। अब देखिए इसमें से मुर्गी को ऑड क्यों बताई गई, क्या कारण है इसका? ए, आंतरिक निषेचन से गुजरता है, यह एक अंडाकार है, या सी, यह जीवित बच्चा जनने वाली है, या डी, यह बाहरी निषेचन से गुजरती है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि मुर्गी को जो है बेजोड़ा बताया गया है, यानी इनकी जोड़ा नहीं बन पा रही है? क्या कारण हो सकता है? तो देखा जाए, देखिए इंसान, गाय, कुत्ता, इनमें क्या समानता है? देखिए इंसान भी बच्चों को जन्म देता है, कुत्ता भी बच्चों को जन्म देता है और गाय भी बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। इंसान में भी बाल प्रेजेंट होते हैं, गाय में भी जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं, कुत्ता में भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इंसान भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, कुत्ता भी बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मुर्गी ये तीनों में से कोई कार्य नहीं करती। तो आप अपना आंसर जो है सोचिए। मैंने आपको जो है बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट बता दिया है और अपना आंसर जो है नोटबुक पे नोट कीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, ये आपकी मर्जी है। तो आपने जो है जो भी माध्यम चुना होगा वो बेहतर होगा। तो आपने अपना माध्यम चुन लिया है। देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही चुका हूँ कि नीचे दी गई जानवरों की सूची में आखिर मुर्गी को जो है बेजोड़ा क्यों बताया गया है, यानी ऑड क्यों बताई गई है, क्या कारण है? तो मैंने अभी तक समझाया है कि गाय, इंसान, कुत्ता जो है एक कैटेगरी में आते हैं, ये सब मेम्मल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो मुर्गी आखिर क्या है? मुर्गी आखिर क्या है? एपीज तो नहीं है। एपीज यानी मुर्गी जो है एक अंडा देने वाली है, लेकिन इंसान, गाय, कुत्ता सब बच्चों को जन्म देती है। इसी में बीज हो रहा है ना, क्योंकि कारण तो यही बन रहा है कि इंसान, गाय, कुत्ता बच्चों को जन्म देता है, मुर्गी जो है सिर्फ अंडे देती है। इसका कारण क्या है? ये आंतरिक निषेचन से गुजरता है। देखिए आंतरिक निषेचन से तो तीनों ही गुजरते हैं। आंतरिक मतलब अंदरी, और बाहरी निषेचन तो किसमें है नहीं। तो ए डी तो ऑलरेडी यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया। और यह जीवित बच्चों को जनने वाली है। जीवित बच्चों को तो सिर्फ इंसान, गाय, कुत्ता ही जन्म देते हैं, मुर्गी तो देती नहीं है। तो देखा जाए तो ए, सी, डी ऑप्शन सारा के सारा जो है गलत है। सिर्फ ये बी ऑप्शन सही जा रहा है। ये अंडकार यानी ये अंडे देने वाली जीव है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑड रखा गया है कि मुर्गी जो है अंडा देने वाले प्रजातियों में से आती है, इसलिए जो है इसको इस सूची से अलग रखा गया है, ऑड किया गया है। तो ऑप्शन समझ गए होंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है डैश युग्मकों का संलग्न की प्रक्रिया है। इनमें से डैश जो है युग्मकों को संलयन की प्रक्रिया है, यानी एक नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन साफ है।
कि डैश एक नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ये मैं आपको साधारण लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और साइंटिफिक लैंग्वेज में देखिएगा तो डैश युग्मकों को संलयन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, आंसर तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो आपने अपना क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है, क्या हमें ऑप्शन में दिया गया है। ए अनप्रजक है, बी विपोरक है, पोरस है, सी निषेचन है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। आप अपना आंसर सोच सकते हो, अपने नोटबुक में भी कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितने आंसर का जब आप सही दीजिएगा उतना जो है आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, दे दिया होगा। देखिए डैश युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया है। अंडप्रजक नहीं है, विप्रोस नहीं है, विप्रोस नहीं है, तो इसका मतलब सी निषेचन। तो सी काफी महत्वपूर्ण बन गया, निषेचन। देखिए अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स में निषेचन को रख के देखिए। निषेचन युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया है। देखिए शब्द भी पूरा बन रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी करके देखना पड़ेगा कि निषेचन युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि डैश यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। देखिए डैश यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। कौन सा जो है यौन प्रजनन में जो है शामिल होता है। ए भ्रूण, बी युग्मक, सी निषेचन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना सबसे पहले आंसर देना पड़ेगा कि आप इसमें से कौन सा आंसर को जो सही मानते हो, लेकिन वो आंसर को मानना जो एग्जामिनर के पास है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बात बनता है। तो आपका आंसर जो है देने का माध्यम दो है। या तो आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हो और बाद में एनालाइज करके बता सकते हो कि आपको कितना में से कितना आंसर सही गया, या आप मुझे कमेंट पे भी डाल सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके ज्ञान का परख है जो जरूरी है। तो आपने अपना कोई भी माध्यम चुन लिया होगा। चलिए हम इसका जो है एनालाइज करके देखें क्वेश्चन में कि आखिर क्या हो सकता है। डैश यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। देखिए भ्रूण जो है यौन प्रजनन में शामिल नहीं होता है। यौन संबंध प्रजनन में इसका बाद का इसका अपना रोल होता है। लेकिन बी देखा जाए युग्मक, युग्मक मतलब होता है यौन प्रजनन, यानी आपस में प्रजनन करने को हम युग्मक कहते हैं। तो युग्मक जो है यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, युग्मक, यानी युग्मक यौन प्रजनन में शामिल कोशिका है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि नर और मादा युग्मकों को संलयन से युक्त प्रजनन की प्रक्रिया को डैश प्रजनन कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से युक्त प्रजनन की प्रक्रिया को डैश प्रजनन कहलाता है। कौन सा प्रजनन हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं ये वर्ड काफी है। नर और मादा युग्मकों यानी नर और मादा संबंधों को जो कि प्रजनन में प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन देखिए और भी मैंने आसान बता दिया कि नर मादा युग्मकों को जो युक्त प्रजनन होती है उसको हम कौन सा संबंध बताते हैं। क्या उसे गर्भाशय संबंध बताते हैं, या अंडाशय बताते हैं, या यौन बताते हैं, लिंग बताते हैं, लिंग संबंध बताते हैं। तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर दे सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। जो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, ठीक है, जिसको अभी समझ नहीं आया दो चार बार देखे, उनको सारी समझ में आ जाएगी। या प्ले लिस्ट पे इसको जो है पूरे चैप्टर का वीडियो भी देखे, उनको भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात तो शिल्प परत निशान। यानी जो बच्चे बार बार कोशिश करेंगे कामयाबी उनको एक दिन अवश्य मिलेगा। लेकिन जो कोशिश करेंगे उनके लिए, जो कोशिश नहीं करेंगे उनके लिए कोई भी जो है रास्ता खुला हुआ नहीं है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, दे दिया होगा। क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि नर और मादा युग्मकों को संलयन से युक्त प्रजनन की प्रक्रिया होती है। और इस प्रजनन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए गर्भाशय तो कहेंगे नहीं, ना तो अंडाशय कहेंगे,
जर्नल सी बात दोस्तों, हम ये कहते हैं यौन संबंध। आपने कहीं वर्ड सुना है यौन संबंध? यानी मेल फीमेल को जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसको हम यौन संबंध कहते हैं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है, यौन प्रजनन कहा जाता है। यानी मेल फीमेल गैमेट्स के मिलने की प्रक्रिया को हम यौन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा के जो मिलते हैं, संलग्न होती है, उसको हम यौन कहते हैं। यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है कि भ्रूण क्या है, भ्रूण किसे कहते हैं? ए, अच्छी तरह से विकसित भ्रूण को कहते हैं, बी, विकासशील भ्रूण को कहते हैं, या सी, एक युग्मनज को कहते हैं, या डी, नर युग्मक को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि भ्रूण किसे आप कहते हो, क्या होता है भ्रूण। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो। इतने सारे हमने क्वेश्चन किया, कमेंट भी आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन नोट भी कीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाद में एनालाइज कीजिएगा आपने कितना आंसर सही दिया, कितना गलत है। गलती हुई है दोबारा इसको एनालाइज कीजिए, दोबारा जो है इसको वीडियो को जो है आवाज़ को डाउन करके म्यूट करके जो है आप दोबारा से क्वेश्चन को देखिए और इसको जो है आंसर अपने कॉपी पे लिखिए। कहते हैं ना, कीजिएगा तभी कुछ होगा, ट्रिक कभी सटीक नहीं होगा। ठीक है, आप कोई बात समझ लीजिएगा तो इससे नहीं कुछ होना है, वो होने वाला है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, एनालाइज नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो आप अपना आंसर चुन लीजिए। क्वेश्चन यहाँ क्लियर है, भ्रूण है। क्या है भ्रूण? देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन जो है बिल्कुल ही बेकार है। नर युग्मक तो है नहीं, एक युग्मनज भी नहीं है, और देखा जाए भ्रूण, भ्रूण विकासशील भ्रूण जो बोला गया है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर ऑड ही लग रहा है, क्योंकि विकासशील यहाँ पर भ्रूण जो होती है बिल्कुल विकसित होती है। भ्रूण तब कहते हैं हम, वो विकसित भ्रूण को कहते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन जो कहता है कि अच्छी तरह से विकसित भ्रूण को हम भ्रूण कहते हैं, बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, आपने भी आंसर सोचा, अच्छी बात है, क्योंकि जब तक दिमाग पे जोर नहीं दीजिएगा एग्ज़ाम अच्छे से करेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो कहते हैं जो दिमाग पे जोर देता है उसी को जो है आगे समझ आता है। तो चलिए देखते हैं, हम अपना अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर क्या है। हमारा यहाँ पर जो है अंतिम क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी महत्वपूर्णता को साथ में भी लेके आया है। क्वेश्चन है कि मादा युग्मक क्या कहलाता है। मादा युग्मक समझते हो क्या होता है? यानी फीमेल युग्मक को हम क्या कहते हैं, औरतों के युग्मक को हम क्या कहते हैं? क्या ए ओवा कहते हैं, या बी शुक्राणु कहते हैं, या सी युग्मनज कहते हैं, या डी गर्भाशय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन को तो मैं डायरेक्टली रिजेक्ट कर दूंगा, शुक्राणु को आप रिजेक्ट कर दिए। शुक्राणु तो नर में होता है, तो फीमेल की यहाँ तो बात ही नहीं रहेगा। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत है, रिजेक्ट कर दीजिए इसको। तो आप द्वंद्व किस किस में रह गया? ए, सी, डी में रह गया। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो, या अपने नोटबुक पे लिख के बाद में एनालाइज करके मुझे बता सकते हो कि आपने कितना आंसर सही दिया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं कोशिश करके हम भी। मादा युग्मक कहलाता है दोस्तों, मादा युग्मक जो क्या कहते हैं, गर्भाशय तो मादा में होती है, लेकिन हम मादा युग्मक को गर्भाशय नहीं कह सकते, युग्मनज भी नहीं कह सकते। शुक्राणु तो मेल में होता है, यानी नर में होता है। तो चलिए ए, बी, सी, डी सारे ऑप्शन जो है रिजेक्ट हो गया, रह गया सिर्फ ए, ओवा, यानी मादा युग्मक को हम कहते हैं ओवा। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सब बच्चों ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मेहनत किया, समझा। कहते हैं इस बार वीडियो भी देखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कहते हैं देख देख के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। और यहाँ पर तो आपके समझ अक्षर दिख रहा है, तो अक्षर जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, हम अगले वीडियो मिलेंगे। अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप अगले क्लास में चले जाइएगा और आपका मित्र जो है पीछे रह जाएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं रहता है।
आपको दोनों को साथ में जाना चाहिए, और दोनों तब साथ में जाएंगे जब ये वीडियो उन तक पहुंचेगा। और इसको पहुंचाने का माध्यम क्या है? यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप पे लगा देना है। आपका मित्र जरूर आपके व्हाट्सएप पे होंगे, तो इससे ये होगा कि जब भी वो अपना मोबाइल खोलेंगे तो व्हाट्सएप पे देखेंगे आपके स्टेटस, तो इससे ये वीडियो उनको मिलेगा, और जब वीडियो मिलेगा तो उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो कहते हैं अपने बारे में मत सोचिए, दूसरे के बारे में सोचिए। यही इंसानियत है और यही कार्य आपके लिए है। ठीक है, आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करूँगा। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए जो है और भी वीडियो आएगा, चाहे वो SST का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, सारे वीडियो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में बखूबी प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए।